आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 11 की बायोलॉजी के लिए फुल बुक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 की बायोलॉजी में आपको टोटल 22 चैप्टर्स कवर करने हैं। ये टोटल 22 चैप्टर्स आपको 5 यूनिट्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे। बट एक बात को आप और याद रखिएगा कि ये जो 22 चैप्टर्स की आपको पढ़ाई करनी है, ये आप थियोरी पोर्शन के लिए कर रहे हैं। दैट इज फॉर 70 मार्क्स ऑफ योर सिलेबस। बाकी के जो रिमेनिंग 30 मार्क्स होंगे वो आपको किस में कवर करना है, वो आपको अपने प्रैक्टिकल्स में कवर करना है। बट एक कंफ्यूजन आप और निकाल दीजिएगा अपने दिमाग से कि फाइनल एग्जामिनेशंस में जब वाइवा होता है तो उसमें आपको बुक के किसी भी पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उनके कंटेंट कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आपको इनको इस तरीके से कवर करते हुए चलना है कि 70% अगर आप यहाँ पे बुक कवर कर रहे हैं तो वहां पे 30% की वैल्यू आपके लिए प्रैक्टिकल्स भी मेंटेन करेंगे। स्टूडेंट्स में खामियां क्या होती हैं कि वो 30% का पोर्शन हमेशा अपने दिमाग से निकाल देते हैं। उनके दिमाग से ये बात निकल जाती है कि प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टेप वाइज और चैप्टर वाइज देखना कि कैसे कैसे आपको ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यूनिट 1 जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या पता चलता है। यूनिट 1 इज नेम्ड एज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे जो वर्ड आपको डाइवर्सिटी दिया गया है, डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी इन स्पीशीज। ठीक है, और स्पीशीज का क्या मतलब है, सिमिलर अगर आप सिर्फ यहाँ पे बोल देंगे तो आपको ये वर्ड क्लियर नहीं होगा। ठीक है, स्पीशीज का मतलब है इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। कैसे होने चाहिए वो, इंटरब्रीड करके सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने वाले होने चाहिए। तब हम उनको क्या बोलेंगे कि ये सेम स्पीशीज के हैं। ठीक है, जैसे जितने भी ह्यूमंस हैं पूरे वर्ल्ड में सबके सब क्या है, सेम स्पीशीज हैं। तो आप एक बात को याद रखिएगा, जितने ह्यूमंस की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है वो ओनली वन स्पीशीज है। आपको इससे क्लियर हो रहा होगा, यानी जितने वैरायटी ऑफ स्पीशीज हैं सबकी पढ़ाई आपको करनी है बायोलॉजी में। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ाई करनी है, यहाँ पे आपको सबको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो तभी इस यूनिट को नेम क्या दिया गया है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसके चैप्टर्स को बारी बारी से स्टेप वाइज देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर 1 है दैट इज नेम्ड एज द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है इसका, द लिविंग वर्ल्ड। अब ये नेम सुनते के साथ एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे तो हमें पूरे लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इट मीन्स कि बहुत छोटे से पोर्शन में आपको ये कवर कराया जाएगा कि कितनी वैरायटीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे अवेलेबल हैं और उनके फीचर्स कौन से हैं। ये चैप्टर बेसिकली फोकस करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के ऊपर। आप इसको ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी फीचर्स होते हैं सब के सब आपको इस चैप्टर्स में क्या करने हैं, कवर करने हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म ले लीजिए। ठीक है, बच्चे 12th की पूरी पढ़ाई क्लियर करने के साथ साथ एग्जाम्स भी क्लियर करके निकल जाते हैं, बट आप उनसे पूछिए डिफाइन मेटाबॉलिज्म तो स्टूडेंट्स वहां पे नील होते हैं। अब आप ये समझ ही सकते हैं जो चैप्टर यहाँ पे आपके लिए 11th और 12th दोनों क्लास की बायोलॉजी के लिए इंट्रोडक्शन का काम करने वाला है, वो वर्ड ही आपके लिए क्या है, यहाँ पे गायब है। ठीक है, तो द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, एक कोई सा भी टिपिकल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब हम सबको ऐड करके इकट्ठा करके बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये एक छोटी सी बात है, सिर्फ हम ओवरव्यू देखते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ये आपको एक ट्रेलर की तरह काम करेगा कि आपको पूरे 11th क्लास की बुक में पढ़ाई क्या क्या करनी है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 की बात थी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ। ठीक है, तो चैप्टर 2 आपका क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2 का क्या नाम दिया गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में 5 किंगडम्स पढ़े थे। 5 किंगडम्स का नाम सुना था आपने, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड
एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी के लिए प्लांट किंगडम इज थर्ड चैप्टर, ठीक है, और एनिमेलिया के लिए एनिमल किंगडम इज फोर्थ चैप्टर। तो आपको बात समझ आ रही होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्या किया गया है, ये चारों चैप्टर आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको चैप्टर 3 कंप्लीटली डेडिकेटेड है प्लांट किंगडम के ऊपर और चैप्टर 4 कंप्लीटली डेडिकेटेड है एनिमल किंगडम के ऊपर, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर क्या है फिर, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर में आपको प्लांटी और एनिमेलिया का थोड़ा थोड़ा वहां पे ओवरव्यू दिया गया है, क्योंकि इनके लिए आपके पास चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 अवेलेबल है। बट चैप्टर 2 में मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इनकी डिटेलिंग करी गई है। तो आपको बात क्लियरली समझ आ गई होगी यूनिट 1 में आपको क्या क्या और किस चीज की पढ़ाई करनी है, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हम देखते हैं कि हमें किस किस चीज की पढ़ाई करनी है। यूनिट 2 इज नेम्ड एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये यूनिट आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में स्टडी कराने वाला है, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर तक आपने प्रीवियस यूनिट में देखा। जब आप ये सेकेंड यूनिट देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 आपको क्या दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स ये चैप्टर 5 में भी लिखा हुआ है ये टर्म, और चैप्टर 6 के अंदर भी लिखा हुआ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए आपने एक वर्ड सुना था क्लास 9th में, एंजियोस्पर्म्स। क्या वर्ड सुना था आपने, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। यानी कि इस पूरे अर्थ पे जितने ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स कंटेनिंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। अब बात रही यहाँ पे टर्म है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, फिफ्थ चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर इज नेम्ड एज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम यहाँ प्लांट पढ़ रहे हैं तो हम किसके बारे में बोलेंगे, प्लांट्स के बारे में बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे नेम क्या दिया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देन जब हम चैप्टर 6 पे मूव करते हैं तो चैप्टर 6 को किसका नाम दिया गया है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी का मतलब है कि यहाँ पे हमें इंटरनल स्टडी करनी है, या वो प्लांट हो सकता है या वो एनिमल हो सकता है। एनिमल वर्ल्ड भी जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी आपको मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों चीजें बताई जाती है। मॉर्फोलॉजी जहाँ पे भी वर्ड लिखा हो इट मीन्स कि आपको वहां पे एक्सटर्नल फीचर्स की पढ़ाई करनी है। आपको जहाँ भी एनाटॉमी लिखा हो इट मीन्स कि आपको वहां पे उसके इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी के अंदर जहाँ पे मॉर्फोलॉजी टर्म आएगा वहां पे आपको कोई क्रॉस सेक्शन नहीं करना, कोई डिसेक्शन नहीं करना, कोई लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं करना। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। वहां पे आप सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे। जैसे जब आप चैप्टर 5 की पढ़ाई करेंगे वहां पे आपको प्लांट के एज फॉर एग्जांपल रूट्स कितने टाइप के होते हैं, लीव्स कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इन सब की पढ़ाई करनी है। तो आपको समझ आ रहा होगा। और जब आप चैप्टर 6 पे मूव करते हैं, फिर चैप्टर को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे आपको एनाटॉमी की स्टडी करनी है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स सेक्शन भी करना है, क्रॉस सेक्शन भी करना है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके भी देखना है, ताकि उनकी और डिटेल स्टडी यहाँ पे की जा सके, ठीक है। चैप्टर 7 पे मूव करते हैं, ठीक है। चैप्टर 7 इज नेम्ड एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 ये दो चैप्टर्स डेडिकेटेड थे प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, चैप्टर 7 की, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यहाँ पे इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये चैप्टर ये सोच के आपको पढ़ाया जा रहा है और बुक ने इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करी है जैसे आप इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th में आपने जहाँ से टिश्यूज की स्टडी की थी एग्जैक्टली उसी तरीके से इस चैप्टर को टिश्यूज की स्टडी के साथ स्टार्ट किया जा रहा है, और बाद में कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई कराई जा रही है आपको। रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी स्टडी कर लेने के बाद बहुत बड़े ग्रुप के बॉडी प्लान के बारे में आपको पूरा आइडिया मिल जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे जो ह्यूमंस की किसी भी फील्ड के डॉक्टर होते हैं तो वो अपनी स्पेशलाइजेशन कैसे कंप्लीट करते हैं, उनको प्रैक्टिस ह्यूमंस पे ही कराई जाती है। अगर ह्यूमंस पे प्रैक्टिस करने वाले कोई डॉक्टर हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वेटनरी डॉक्टर का काम करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है।
तो ये था आपका यहाँ पे यूनिट 2। तो यूनिट 2 आपके लिए टोटल कंप्लीटली कितने चैप्टर्स लेके आ रहा है? 3 चैप्टर्स, ठीक है। दैट इज चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। अब आपको नेम याद हो गए होंगे, इतनी बार मैंने आपको ये चैप्टर्स रिपीट कर डाले हैं, और आपको ये भी याद हो गया होगा कि आपको इन चैप्टर्स के अंदर किस किस चीज की पढ़ाई करनी है। यूनिट 3 को जब आप ध्यान से देखते हैं तो ये यूनिट आपको सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की स्टडी कराएगा, ठीक है। तभी इसका नेम भी दिया गया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। और 8th चैप्टर जो यहाँ पे आपके पास है दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपको सेल की डिटेल्ड स्टडी कराई जाएगी। डिटेल्ड स्टडी से मतलब है आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को क्लास 9th में भी कर रखा है, पता है आपको। इस चैप्टर की पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को एक हिदायत ये है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक बार क्लास 9th की बुक के उस चैप्टर को कम से कम रीड जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। वहां पे क्लास 9th में आपको क्रोमोसोम्स की डिटेलिंग वगैरह नहीं बताई गई थी, बट यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स की डिटेलिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 आपके पास क्या है? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में क्या है, आपको लिविंग सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बायोमोलिक्यूल्स हैं, सबके स्ट्रक्चर को बहुत माइन्यूटली बताया गया है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया भी गया है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में आप किसका यूज करते हैं? प्रोटीन का कंजम्पशन आप करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये चैप्टर आपको अमीनो एसिड तक के स्ट्रक्चर को क्या करेगा? क्लियरली बताएगा और आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बायोमोलिक्यूल्स में आपको जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लिविंग सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, उन सब की यहाँ पे आपको क्या करनी है? स्टडी करनी है, ठीक है। चैप्टर 10th को जब आप देखते हैं, ये चैप्टर आपके लिए न्यू है। इसके बारे में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाई कर रखी है, बट जो ये 10th चैप्टर है आपके पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही टाइप के डिवीजन होते हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। ये टर्म्स आपने सुन रखा है, ये टर्म्स आपको बताए गए होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स काफी परेशान रहते हैं इन दोनों वर्ड्स को लेके, और कई बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं, उनको काफी कंफ्यूजन होती है कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। तो इन दोनों के ऊपर ये चैप्टर डेडिकेटेड है, बट क्योंकि इसके पीछे का जो अभी तक आप सिलेबस देखते आए हैं, ठीक है, उसमें भी सेल डिवीजन का अपना रोल है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़ा पहले ही बच्चों को समझा दूं कि माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस 3rd यूनिट में आपको टोटल 3 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। चैप्टर्स के नेम यहाँ पे भी याद हो गए होंगे आपको, दैट इज चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स एंड चैप्टर 10 इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये 3rd यूनिट भी आपके लिए वापस से 3 चैप्टर लेके आया है, ठीक है। यूनिट 4 इज नेम्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी। इट मीन्स कि यहाँ पे इस यूनिट के अंदर आपको टोटल प्लांट से रिलेटेड फिजियोलॉजी की स्टडी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनिट आपके लिए टोटल 5 चैप्टर्स लेके आ रहा है, ठीक है। दैट इज चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15, ठीक है। इन 5 चैप्टर की पढ़ाई आपको किसमें करनी है? प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर करनी है। प्लांट फिजियोलॉजी से स्टूडेंट्स थोड़ा घबराते हैं, उसका रीजन ये है कि ये बिल्कुल न्यू होता है उनके लिए, ठीक है। फिर भी हम इनको करेंगे और मैं फटाफट इसका ओवरव्यू आपको बता देती हूँ इन सब के अंदर आपको किस किस चीज की पढ़ाई करनी है, ठीक है। 11th चैप्टर आप देखते हैं तो 11th चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आपको पता होगा जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। आपके पास रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर एंड स्पेसिफिक ऑर्गन अवेलेबल है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं आप, ठीक है। बट प्लांट्स के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। इनके पास कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, बट फिर भी इनको क्या करना होता है?
प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चीजों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो कितने मोड्स होते हैं, कितने टाइप होते हैं, कौन से तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर होता है, इन सब की पढ़ाई हमें किसमें करनी है, इस चैप्टर के अंदर करनी है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर 12 पे, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा होगा, एज फॉर एग्जाम्पल। समझाने के लिए सबसे बढ़िया आप ये समझिए, ठीक है। जैसे जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पता है आपको, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्लोरोफिल के बेसिक स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इट मीन्स कि अगर किसी प्लांट को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, उसमें क्लोरोफिल का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से हर एक एलिमेंट के बारे में समझाया गया है, हर एक मिनरल के बारे में आपको समझाया गया है कि अगर वो एब्सेंट हो जाए नेचर से तो प्लांट्स को कौन कौन सी स्कैर्सिटी होगी, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होंगे और कौन कौन से वहां पे फिजियोलॉजी प्लांट के अंदर डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। देन आप मूव करते हैं चैप्टर 13 की तरफ, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। क्या है ये, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आपको पता है प्लांट्स जो सरवाइव करते हैं उसका रीजन क्या होता है, उसको किसकी वजह से आप ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही ग्लूकोज को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको आप बचपन में बोलते थे या छोटी क्लासेस में बोलते थे कि वो खुद से फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है जिसको आप यूज करके सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी प्रोसेसिंग और पूरी फिजियोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करना है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे हायर प्लांट्स के ऊपर क्यों ये चैप्टर फोकस्ड है, तो जो थोड़े बहुत लोअर प्लांट्स थे वो प्लांट किंगडम में आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे यहाँ तक आते आते, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ हायर प्लांट्स के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। देन चैप्टर 14 है आपके पास, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। मैंने आपको अभी भी बताया इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता जो ये गारंटी के साथ बोले कि ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, ये रेस्पिरेशन का काम करेगा, ठीक है। कुछ सेल के मतलब प्लांट सेल के कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स पार्ट लेंगे, उनका क्या रोल होता है, किस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस में या रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, इन सब की पढ़ाई हमें इस चैप्टर में करनी है, ठीक है। चैप्टर 15 कॉम्परेटिवली जो आप अभी तक ये चैप्टर्स देखते आएंगे तो इसमें चैप्टर 15 थोड़ा आसान हो जाएगा आपके पास जाके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाई करनी है, नेम ही इसका यही है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट, ये सारी चीजें समझाई जाएंगी, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये था आपका यूनिट 4। यूनिट 4 यहाँ पे आपके पास 5 चैप्टर्स लेके आ रहा है, ठीक है। यानी कि सेकेंड मैक्सिमम चैप्टर्स लेके आने वाला यूनिट, क्योंकि इससे भी ज्यादा चैप्टर्स लेके कौन आने वाला है, हमारे पास लास्ट यूनिट, ठीक है। तो ये यूनिट 4 था और ये कंप्लीटली डेडिकेटेड टू प्लांट फिजियोलॉजी था, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इन सब का क्या क्या रोल है और क्या क्या हमें किस चैप्टर में कवर करना है, ये समझ लिया होगा आपने, ठीक है। यूनिट 5 यानी कि लास्ट यूनिट जो है यहाँ पे आपके पास, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, इसको जब आप कंपेयर करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स के साथ, तो ये चैप्टर्स स्टूडेंट्स को थोड़े इजी लगते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब कि आपको खुद ही अपने बॉडी के कंप्लीट फिजियोलॉजी की क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है। चैप्टर 16 की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका थोड़ा सा पार्ट यानी कि इसका इंट्रोडक्शन ऐसा बोल सकते हैं हम, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ा था, अब उसी की डिटेलिंग यहाँ पे की गई है चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल से ये देखेंगे जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, इट मीन्स कि माउथ टू एनस तक जब आप पढ़ाई करेंगे तो उन सब में हर एक पार्ट का कौन कौन सा फंक्शन है, वो क्या काम करते हैं, उनके प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में ये चैप्टर आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। देन 17th चैप्टर की तरफ हम मूव करते हैं,
विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब क्या है, रेस्पिरेशन के बारे में आपको स्टडी करनी है इस चैप्टर में। आपको पता है ह्यूमंस जो है वो रेस्पिरेशन किससे करते हैं, लंग्स के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स के रोल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से लंग्स अपना रोल प्ले करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जो कि इस चैप्टर का नेम ही है। ठीक है, देन हम आगे की तरफ मूव करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पता चल गया होगा आपको, यहाँ पे हार्ट के स्पेशल रोल के बारे में आप पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि हार्ट ही आपकी बॉडी का क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, जो कि आपकी बॉडी में टॉप टू टो ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो उसके प्रॉपर फंक्शंस के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है कि टोटल चैम्बर्स, जो 4 चैम्बर्स हैं, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी पार्ट के एक एक सेल तक ब्लड को पहुंचाने के लिए। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये क्या चैप्टर है, ये एक्सक्रीशन का चैप्टर है कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेफ्रॉन का पूरा रोल पढ़ना है, यानी आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो किडनी जो है, ठीक है, और किडनी की बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स के बारे में आपको यहाँ पे उसकी डिटेल स्टडी करनी है। वो किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर पे जब आप मूव करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, दोनों वर्ड्स दिए गए यहाँ पे। ठीक है, लोकोमोशन, जैसे आप अभी एक जगह पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, बट आपके अंदर मूवमेंट हो रही है, मैं ये हाथ मूव कर रही हूँ, दैट इज मूवमेंट। क्या है ये, मूवमेंट। बट जब आप अपनी जगह बदलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जब, दैट इज लोकोमोशन। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों के मैकेनिज्म को समझाया गया है कि बॉडी के कौन कौन से सेल्स प्लस कौन से स्पेसिफिक प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए। ठीक है, देन चैप्टर 21 इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम के ऊपर कंप्लीटली फोकस्ड है ये। जैसे अभी मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आपको ये बात समझ आ रही, इट मीन्स कि आप अपने कान से, आप अपने ईयर के थ्रू जो सुन रहे हैं, उसके साथ आपके माइंड का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ये कैसे होता है, ये हमें ये चैप्टर बताने वाला है, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लास्ट चैप्टर की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बॉडी में बहुत सारे वर्क फंक्शंस सब एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ताकि पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम क्या हो, प्रॉपरली अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में हमें इस लास्ट चैप्टर में पढ़ाई करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो डायबिटिक प्रॉब्लम्स आज के डे में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, उसके इंक्रीज होने का रीजन क्या है कि जो पैनक्रियाज बॉडी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है, उस हार्मोन का प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि सिर्फ एक इंसुलिन के प्रोड्यूस ना होने से बहुत सारे और भी ऑर्गन्स धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 11th का लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि यूनिट 5 में आपको किस तरीके से सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टडी करनी है। ठीक है, फुल बुक इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से आपको ये टोटल 22 चैप्टर्स यानी कि 5 यूनिट्स की पढ़ाई कंप्लीट करनी है जल्द से जल्द, कम टाइम में, और अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा और आपने बहुत माइन्यूटली ये समझा होगा कि किस तरीके से आपको सारे चैप्टर्स में किस किस चीज़ की पढ़ाई को कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना टाइम देने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा आगे अपने पूरे सिलेबस को टाइम से कंप्लीट और कवर करने के लिए। ठीक है।